Hello friends, let us start with the third lecture of business law. In first and second lecture, we discussed two topics. One, we talked about the definition of contract, उसको हमने understand किया. In second lecture, we discussed about the essential elements of a valid contract. Now in the third one, let us talk about the different types of contracts and agreements. जैसा कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं, एग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है एंड दीज हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस. ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी या इन्फोर्सिबिलिटी की बात करूं तो दीज आर 1 2 3 4 5 6 वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट, unenforceable contract. Fine friends. On the basis of formation, कंस्ट्रक्शन की बात करें, निर्माण की बात करें तो ये चार हैं: एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट एंड ई कॉन्ट्रैक्ट. एंड ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, अगर हम कॉन्ट्रैक्ट के एग्जीक्यूशन या परफॉर्मेंस की बात करें तो ये फिर दो हैं: एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. And again, executory contracts have been divided in unilateral and bilateral contract. तो आज के लेक्चर में ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट्स. चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे. तो मॉड्यूल में देख सकते हैं आप, टॉपिक नंबर 1.3 है कैटेगरी या टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, और उसमें सबसे पहला आता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. देखिए दोस्तों, एज द नेम सजेस्ट, हमने पढ़ा भी ऐसे सेक्शन 2H में कि वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट. ध्यान से सुनिएगा तो मैं कहूंगा, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट विच हैज ऑल एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जिसमें सारी एसेंशियल्स रिक्वायरमेंट होती हैं. और अगर एसेंशियल रिक्वायरमेंट है तो इट विल क्रिएट लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टीज. तो जिसमें सारी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो पार्टीज के लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज को क्रिएट करता है, उसे हम वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. एक सेकंड में भी मॉड्यूल निकाल लो, फिर हम बात करते हैं. फाइन, तो ये बड़ा आसान है. सेक्शन 2H में जैसा हम पढ़ते हैं, मैंने दो बातें आपसे कही. एक एग्रीमेंट जिसमें सारे एसेंशियल्स हो तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, लीगली एनफोर्सेबल बाय लॉ है, और इसलिए वो पार्टीज के लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज को क्रिएट करता है. फ्रेंड्स, सेकंड में लेना चाहूंगा वॉइड एग्रीमेंट. थोड़ा ध्यान देंगे, मॉड्यूल में नहीं दिया है आपने. वॉइड एग्रीमेंट सेक्शन 2G है. अब बहुत ध्यान से सुनिए आपको मेरी बातें. वॉइड एग्रीमेंट किसे कहेंगे हम? बिल्कुल इसका अपोजिट कर दीजिए. ऊपर हमने कहा था व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज ऑल द एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, तो यहां इसका अपोजिट कर दीजिए, when an agreement does not have all the essentials of a valid contract. अगर उसमें ऐसे, देखिए हमने क्या पढ़ा था, एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ. अगर वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, उसमें एसेंशियल्स नहीं है, तो वो सिर्फ एग्रीमेंट रहेगा, इट विल नॉट टर्न इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट. इसलिए उसे बोलते हैं वॉइड एग्रीमेंट. तो जब किसी एग्रीमेंट में एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है तो वो वॉइड एग्रीमेंट होता है, और इसे टेक्निकली कहा जाता है वॉइड एब इनिशियो. तो मैं यहां लिखता हूं नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ. इसे लैटिन लैंग्वेज में कहते हैं वॉइड एब इनिशियो. फ्रेंड्स, वॉइड एब इनिशियो का मतलब होता है वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग. समथिंग विच इज नल एंड वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग. शुरुआत में ही वो शुरुआत में ही वो वॉइड है, क्योंकि वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है ही नहीं.
और चूंकि वो नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, वॉइड है, इसमें पार्टीज को कोई लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज भी नहीं मिलते हैं. Got the point? So an agreement which does not have essential requirements of a valid contract is known as void agreement. It is not at all enforceable by law. Technically it is known as void ab initio, क्योंकि वो beginning से ही void है, null and void है, and it does not create any legal rights and duties of the party. For example, मैंने माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट कर लिया. देखिए माइनर में कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी ही नहीं होती, और हमने पढ़ा था कैपेसिटी होनी चाहिए. तो अगर मैं किसी माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट करता हूं तो वो नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, वॉइड एब इनिशियो है, कोई लीगल राइट्स उसमें मुझे माइनर के अगेंस्ट नहीं मिलेगा. समझ गए आप? एक और इस पर टेक्निकल पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा. नो रेस्टिट्यूशन. वॉइड एग्रीमेंट्स में कोई रेस्टिट्यूशन नहीं होता है. फ्रेंड्स, रेस्टिट्यूशन का मतलब होता है रिटर्निंग ऑफ बेनिफिट्स. वो एग्रीमेंट के बेनिफिट्स को वापस लौटा देना. आई टेक एन एग्जांपल. मैंने आपसे कहा कि यू गिव मी 1 लाख रुपीज, आई विल ब्रिंग स्टार्स फ्रॉम द स्काई. आप मुझे 1 लाख रुपए दें, मैं आसमान से चांद तारे आपके लिए तोड़ के लेके आऊंगा. फाइन, ये मैंने आपको एग्जाम्पल पिछले लेक्चर में भी दिया था. आपने मुझे 50,000 रुपए एडवांस दे दिए, लेकिन मैं आसमान से चांद तारे तोड़ के नहीं ला सका, क्योंकि वो तो इम्पॉसिबल इवेंट है. आपने मुझ पे कोर्ट केस कर दिया. पहली बात, फ्रेंड्स, क्या आप कर सकते हैं कोर्ट केस? नहीं. आपने कर दिया तो कोर्ट इसे खारिज कर देगा. दूसरा क्वेश्चन मेरा, क्या आप मुझसे अपने 50,000 रुपए वापस ले सकते हैं? नहीं फ्रेंड्स, वो भी नहीं ले सकते. रेस्टिट्यूशन का मतलब रिटर्निंग ऑफ बेनिफिट्स. इस तरह के एग्रीमेंट्स में अगर कोई बेनिफिट्स लिए गए हैं तो उनको रीस्टोर नहीं किया जाता, उनको रिटर्न नहीं किया जाता, क्योंकि एग्रीमेंट तो शुरू से ही वॉइड था, नॉट एट ऑल इन्फोर्सेबल बाय लॉ. ठीक है? तो माइनर के साथ अगर मैंने कोई एग्रीमेंट किया, वो वॉइड एग्रीमेंट है. मैं माइनर को दिए गए बेनिफिट्स उससे वापस नहीं ले सकता. नो रीस्टोरेशन. मैं बार बार आपको एक बात बोलता हूं, अभी हम सुपरफिशियली पढ़ रहे हैं, और जब डिटेल आएगी तब फिर एग्जैक्टली हम बात करेंगे, बट फिलहाल ठीक है ना. तो एक बार फिर याद दिला दूं, वॉइड एग्रीमेंट जिसमें एसेंशियल्स नहीं होते हैं, नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ, वॉइड एब इनिशियो यानी वॉइड फ्रॉम द बिगिनिंग होता है, कोई लीगल राइट्स एंड ड्यूटीज आपकी क्रिएट नहीं होती हैं, और इसमें बेनिफिट्स को रीस्टोर भी नहीं किया जाता है. नो रेस्टिट्यूशन. इज इट फाइन? वॉइड एग्रीमेंट. ठीक, आगे चलते हैं. नेक्स्ट, next is section 2J, void contract. next is section 2J, void contract. आप देख सकते हैं आपके मॉड्यूल में लिखा है, लेकिन देखिए मैं पहले आपको समझाऊंगा, उसके बाद हम पढ़ेंगे तो आपको आसान लगेगा. देखिए क्या होता है, मान लीजिए इस पॉइंट पे हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है, और ये यहां पे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बट सब्सिक्वेंटली किसी रीजन से, या मैं इसको ऐसे लिखूं, सब्सिक्वेंटली किसी रीजन से ये अनएनफोर्सेबल हो जाए, इज इक्वल टू वॉइड कॉन्ट्रैक्ट. तो हम इसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे. पहले समझिए इसको प्रैक्टिकली. एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इनिशियली वैलिड है, एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन इट वॉज परफेक्ट, इट वॉज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बट सब्सिक्वेंटली सर्कमस्टांसेस में चेंज होने की वजह से, लॉ में चेंज होने की वजह से वो अनइन्फोर्सेबल हो जाए, तो हम उसे उस समय वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, मैंने फरवरी में आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, मुझे आपको गुड्स सप्लाई करना था, आपने मुझे कोई गुड्स का ऑर्डर दिया, 20,000 रुपए एडवांस दिए,
2 महीने बाद मुझे आपको गुड्स की सप्लाई करनी थी और ये कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन हो गया और मैं वो आपको गुड्स की सप्लाई नहीं कर सका। सो ड्यू टू सर्कमस्टांसेस इट वाज अनइनफोर्सिबल। तो जिस दिन ये अनइनफोर्सिबल होगा उस दिन हम इसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। तो ध्यान रखिएगा, दीज टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स आर वैलिड इन द बिगिनिंग, but later on, subsequently, due to changes in circumstances or due to changes in law, these become unenforceable, and that point of time we call them void contract. समझ गए आप? तो मैं लिख सकता हूं आपकी जानकारी के लिए ऐसा, initially valid, subsequently void due to change in circumstances और change in law। ये भी मैंने लिख दिया। इनिशियली वैलिड रहेगा लेकिन सब्सिक्वेंटली वॉइड हो जाएगा, इधर चेंज इन सर्कमस्टांसेस और चेंज इन लॉ। ठीक है ना, ये हो गया। फ्रेंड्स, इसमें रेस्टिट्यूशन होता है क्योंकि ये तो सर्कमस्टेंशियल है। देखिए, लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल। आपने किसी टीचर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो आपको 3 महीने तक पढ़ाएंगे, आपने कुछ पैसा भी दे दिया और मान लीजिए 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद टीचर का एक्सीडेंट हो जाता है एंड ही इज नॉट एबल टू टीच यू मोर। अब वो आपको नहीं पढ़ा सकते हैं। तो जिस दिन उनका एक्सीडेंट होगा, जिस दिन वो पढ़ाने में इनकैपेबल हो जाएंगे, उस दिन वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने उनको पूरी फीस दे दी है तो उसमें से प्रोपोर्शनेटली आप वापस लेने का अधिकार भी रखते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रोपोर्शनेटली, क्योंकि अगर आपने कुछ पढ़ लिया है तो उतना वो रख सकते हैं। इसको बोलते हैं क्वांटम मेरिट। जितना अर्न कर लिया उतना रख लें और बाकी लौटा दें। थोड़ा इजी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे वो लिया कि आपने मुझे कोई गुड्स का ऑर्डर दिया, 50,000 रुपए एडवांस दिए और कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से द सप्लाई इज नो मोर पॉसिबल। तो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, मुझे आपको आपका एडवांस 50,000 रुपए लौटाना पड़ेगा। यहां पर रेस्टिट्यूशन अवेलेबल होता है। चलिए पढ़ते हैं। व्हाट इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? मॉड्यूल में देखिए, अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। सीज मतलब रुकना, टू स्टॉप। अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल। यानी जिस दिन वो इन्फोर्सेबल नहीं रह जाएगा उस दिन वो इन्फोर्सेबल नहीं रहेगा और हम उसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। समझ गए? तो ये यहां वैलिड था, यहां वैलिड था, यहां वैलिड था, वैलिड 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 वैलिड, लेकिन जैसे ही सर्कमस्टांसेस या लॉ में चेंज हुआ और अब ये सीज हो गया, नाउ इट इज नो मोर इन्फोर्सेबल, और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम इसे वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। एग्जाम्पल दिया है, हमने कोई बुक राइट करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है, कुछ दिन बाद जो ऑथर है या पब्लिशर है या किसी भी एक पार्टी की डेथ हो जाती है, अब कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अगला एग्जांपल भी दिया है, 10 टन्स ऑफ शुगर का आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है लेकिन फैक्ट्री में आग लग जाती है और इस वजह से गुड्स की सप्लाई नहीं हो पाती है, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। हियर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। तो ड्यू टू चेंजेस इन सर्कमस्टांसेस और चेंजेस इन लॉ। ठीक है ना, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ये भी समझा दूं मैं आपको, इसे रफ कर देते हैं। मैं समझा दूं तो क्या होता है, फिर पढ़ना हमारे लिए आसान हो जाता है। कल मैंने एक वर्ड आपके साथ डिस्कस किया था, फ्री कंसेंट। एक कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के लिए, वैलिडिटी के लिए पार्टी की कंसेंट का फ्री होना जरूरी है, फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस और प्रेशर। और हमने कहा था फ्री कंसेंट कब नहीं होती है, कॉर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड
तो आप सेक्शन भी लिख लें, सेक्शन 15, 16, 17 और 18। तो कल हमने बात की थी when consent is caused by caution, undue influence, fraud और misrepresentation, the consent is not free। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, मैंने धोखे से अपनी ये घड़ी आपको बेच दी, या आपको गन पॉइंट पे, या आपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करते हुए जबरदस्ती ये घड़ी आपको चिपका दी, तो फिर लॉ जो है ना वो आपको एक अधिकार देता है, एक राइट देता है कि भाई आपके साथ टॉर्चरिंग हुई है, आपको प्रेशराइज किया गया है, आप पे इन्फ्लुएंस का गलत इस्तेमाल किया गया है, आपके साथ फ्रॉड किया गया है, आपको गलत इंफॉर्मेशन सप्लाई की गई है, यू आर एग्रीव्ड पार्टी। कौन है आप? एग्रीव्ड पार्टी है, क्योंकि आपको डिप्राइव किया गया है ओरिजिनल फैक्ट से या फ्री विल से, फ्री कंसेंट से, तो आप एग्रीव्ड पार्टी हैं। तो लॉ आपको ये ऑप्शन देता है, आप चाहें तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड मान के एक्सेप्ट कर लें, और आप चाहें तो इसे वॉइड मान के रिजेक्ट भी कर सकते हैं। इसीलिए इसे बोला है वॉइडेबल, यानी ये वॉइड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, आपकी इच्छा है। तो ये वॉइड कब होगा? void at the option of aggrieved party। चलिए पढ़ लेते हैं हम इसको, आ जाएगा समझ में। Section 2I defines an agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto, but not at the option of other parties। ये ध्यान रखिएगा, मैंने आपके साथ फ्रॉड किया, आप सबके साथ फ्रॉड किया, या आपके किसी एक के साथ फ्रॉड किया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल होगा एट योर ऑप्शन, नॉट एट माय ऑप्शन। इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करने का ऑप्शन एग्रीव्ड पार्टी को होता है, अपोजिट पार्टी को नहीं होता है, जिसने गलती की है, जिसने डिफॉल्ट। इसीलिए लिखा है एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टीज देयरटू, बट नॉट एट द ऑप्शन ऑफ अदर पार्टीज इज अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना? तो इन्होंने कहा है कि जो एग्रीव्ड पार्टी है उसके पास एक लीगल एंटाइटलमेंट होता है, ऑथोराइजेशन होता है कि आप एग्रीमेंट को वैलिड भी मान सकते हैं और उसे वॉइड भी करार कर सकते हैं। ठीक है, ये सब मैंने आपको बता ही दिया। फाइन, अब आपको डिफरेंशिएशन दिया है। एट दिस पॉइंट इट वुड बी डिजायरेबल टू नो द डिफरेंस बिटवीन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना? तो हम किस किस के बीच में बात कर रहे हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपने कंसेप्ट समझ लिया है तो डिफरेंशिएट करना आसान रहेगा। पहला डेफिनेशन लिखा है, मैं ही बोल देता हूं। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? जो इनिशियली वैलिड था बट सब्सिक्वेंटली बिकम्स अनएनफोर्सेबल ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टांसेस और चेंज इन लॉ। वॉइडेबल क्या है? विच इज इनफोर्सिएबल और नॉट इनफोर्सिएबल एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी इज वॉइडेबल। देखिए, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइड होगा ही होगा, उसे इन्फोर्स किया ही नहीं जा सकता, लेकिन वॉइडेबल में तो आपके पास चॉइस होती है। डेफिनेशन सेकंड, नेचर। इन्होंने कहा है बाय नेचर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एट द टाइम व्हेन इट वाज मेड। तो जैसा मैंने बताया, जब किया गया था तब ये वैलिड था, बाद में किसी कारण से ये वॉइड हो जाता है। फाइन, ठीक है। और आगे उन्होंने, चलो पढ़ता हूं इसको। बाय नेचर अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एट द टाइम व्हेन इट इज मेड बट बिकम्स अनएनफोर्सेबल एंड thus void on account of subsequent development और इवेंट्स लाइक सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपरवेनिंग मतलब होता है सब्सिक्वेंट, बाद की इम्पॉसिबिलिटी। जैसे मैंने कहा कि अब लॉकडाउन हो गया तो मैं गुड्स आपको सप्लाई कर ही नहीं सकता। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तब सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में ये इम्पॉसिबिलिटी अराइज हो गई, है ना? या सब्सिक्वेंटली किसी चीज पे गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया तो वो इलीगल हो गया, अब मैं कर ही नहीं सकता, एटसेट्रा। फिर उन्होंने समझाया, जबकि रेपुडिएशन, फ्रेंड्स रेपुडिएशन मतलब कैंसिलेशन, रेपुडिएशन ऑफ ए वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो रेंडर्स कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, लेकिन उसमें चॉइस होती है, वो कंपलसरी नहीं होता। रेपुडिएशन मतलब कैंसिलेशन, सामने वाली पार्टी चाहेगी तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर पाएगी। ठीक है। और एक और पॉइंट इन्होंने लिखा है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों, कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिनकी परफॉर्मेंस किसी इवेंट की हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पे डिपेंड करती है। जैसे मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको 100 टन्स ऑफ गुड्स दूंगा अगर मेरा शिप इंडिया में आता है तो, और मान लीजिए वो शिप जो है वो समुद्र में डूब गया, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। इसे कंटिंजेंट बोलते हैं, क्योंकि मेरा आप गुड्स डिलीवर करना
या नहीं करना शिप के इंडिया में आने पर डिपेंड करता है। तो देखिए लिख भी दिया है कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट भी डिपेंड करता है और वो वॉइड हो जाएगा जब वो इवेंट इम्पॉसिबल हो जाए। तो जब जहाज ही डूब गया तो फिर उसका इंडिया में आना इम्पॉसिबल है और अब मैं आपको गुड सप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है ना। अगले पैराग्राफ में लिखा है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तब तक वैलिड रहता है जब तक सामने वाली पार्टी उस पर ऑब्जेक्शन ना करे। मैंने आपको धोखे से अपनी घड़ी बेच दी, ठीक है यार, आपको अगर लगता है तो उसे रखिए, फ्रॉड करने के बावजूद भी so far as you accept that there is no problem, तो जब तक आप चाहें उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप उसे वॉइड कराना चाहते हैं तो फिर आपको मेरे अगेंस्ट केस करना पड़ेगा। देखिए लिखा भी है कि इट विल रिमेन वैलिड अंटिल इट इज कैंसिल्ड बाय द पर्सन हु हैज द ऑप्शन टू ट्रीट इट एज वॉइडेबल। रिसाइन मतलब कैंसिल, तो जब तक आप कैंसिल नहीं करना चाहेंगे तब तक वो कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, फाइन। नेक्स्ट इज राइट्स। ये भी क्लियर है, कॉन्ट्रैक्ट जब वॉइड होता है तो देयर आर नो राइट्स। लॉकडाउन हो गया, गुड्स की सप्लाई बैन हो गई, तो फिर आपके पास कोई अधिकार नहीं है, आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। सो इन केस ऑफ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट देयर आर नो लीगल राइट्स। लेकिन वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है तब तो आपके पास ही तो राइट है, एग्रीव्ड पार्टी के पास राइट होता है उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का, फाइन, ठीक है। टेबल के फॉर्म में भी इन्होंने फिर दे दिया, ये आप पढ़ सकते हैं। मीनिंग, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, रीजन क्या होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, आप जानते हैं जो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है उसकी परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती, जबकि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस एग्रीड पार्टी की ऑप्शन पे, उसकी इच्छा पे डिपेंड करती है। राइट्स, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में आपको कोई अधिकार नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो अनएनफोर्सेबल हो गया, लेकिन जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एग्रीड पार्टी के पास राइट होता है, उनके पास ऑप्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट। और सॉरी आई शुड से इल्लीगल एग्रीमेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोलना चाहिए हमें इसे, हालांकि मॉड्यूल में लिखा है इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट, बट आई वुड से इल्लीगल एग्रीमेंट, क्योंकि इल्लीगल है ना। देखिए पढ़ते हैं, इट इज एन एग्रीमेंट विच द लॉ फॉरबिड्स टू बी मेड, एज द नेम सजेस्ट इल्लीगल व्हेन समथिंग इज फॉरबिडन बाय लॉ। जब कोई चीज लॉ के द्वारा फॉरबिडन है तो वो आप कर ही नहीं सकते हैं। द कोर्ट विल नॉट इन्फोर्स सच अ कॉन्ट्रैक्ट बट ऑल्सो द कनेक्टेड कॉन्ट्रैक्ट। चलिए मैं लिखता हूं, forbidden by law. जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, सेल ऑफ लीकर विदाउट लाइसेंस, है ना, शराब बेचना है बिना लाइसेंस के आप नहीं बेच सकते हैं। फॉरबिडन बाय लॉ, प्रोहिबिटेड बाय लॉ, इल्लीगल एग्रीमेंट। दोस्तों एक छोटा सा पॉइंट है जिसपे क्वेश्चंस भी आते हैं और कंफ्यूजन भी होता है। क्वेश्चन मतलब बच्चों के क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में तो नहीं आता है। अनलॉफुल एंड इल्लीगल, अनलॉफुल एंड इल्लीगल, दीज वर्ड्स आर यूज्ड इंटरचेंजेबली। इनको हम सामान्य रूप से इंटरचेंजेबली ही काम में लेते हैं, लेकिन अगर माइन्यूटली देखें तो दोनों में थोड़ा फर्क है। अनलॉफुल मतलब अगेंस्ट लॉ, कोई भी ऐसा काम जो आपने लॉ का इंफ्रिंजमेंट किया है, किसी कानून को तोड़ के किया है। जैसे मान लीजिए किसी ऑथर की बुक है, मैंने उसका मैटर कॉपी करके अपने नाम से पब्लिश कर दिया, कॉपीराइट्स का मैंने इंफ्रिंजमेंट किया या ट्रेडमार्क का मैंने इंफ्रिंजमेंट किया, तो उसे हम अनलॉफुल एक्ट कहेंगे, अगेंस्ट लॉ। मैंने इनकम टैक्स के किसी कानून की पालना नहीं की तो वो अनलॉफुल है। यहाँ पे इल्लीगल जो है वो थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड सेंस में लिया है। इल्लीगल का मतलब है प्रोहिबिटेड बाय लॉ,
कोई ऐसा काम जो आप कर ही नहीं सकते, जो कानून में आपको करने की प्रोहिबिशन ही नहीं दी गई है। अनलॉफुल मतलब बियॉन्ड द लॉ जाके कोई काम करना, लेकिन इलीगल का मतलब समथिंग विच इज फॉरबिडन, समथिंग विच इज प्रोहिबिटेड, ठीक है। और वैसे इनको इंटरचेंजेबली काम में लिया जाता है। तो आई एम सेइंग इलीगल एग्रीमेंट मतलब ऐसा एग्रीमेंट विच इज फॉरबिडन बाय लॉ, एंड दीज आर वॉइड एब इनिशियो, ये शुरू से ही व्यर्थ होते हैं। सो दीज आर नथिंग बट काइंड ऑफ वॉइड एग्रीमेंट। ये बेसिकली वॉइड एग्रीमेंट्स ही होते हैं। नो रेस्टिट्यूशन, अब चूंकि ये वॉइड एग्रीमेंट है तो इसमें आपको कोई बेनिफिट्स का रिटर्निंग नहीं होगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, कोलेटरल एग्रीमेंट्स आर ऑल्सो वॉइड। कोलेटरल मतलब एडिशनल, इंसिडेंटल, साथ वाले। आप समझिएगा, ए और बी के बीच में कोई इलीगल एग्रीमेंट हुआ, जैसे मान लीजिए उन्होंने गुड्स को स्मगल करने का, स्मगल गुड्स है ना का, या बिना लाइसेंस के लीकर सेल परचेज करने का एग्रीमेंट हुआ, इलीगल एग्रीमेंट है, एंड दिस इज मेन एग्रीमेंट। और मिस्टर बी ने मिस्टर सी से लोन लिया, स्मगल्ड गुड्स को परचेज करने के लिए मिस्टर बी ने मिस्टर सी से लोन लिया। तो ये जो बी और सी के बीच में एक्स्ट्रा एग्रीमेंट हुआ है, इट इज कॉल्ड कोलेटरल एग्रीमेंट। समझ गए? तो अगर मेन एग्रीमेंट इलीगल है, ध्यान से सुनिएगा, मेन एग्रीमेंट इलीगल है तो उसके साथ में आपने जो कोलेटरल एग्रीमेंट किए हैं वो भी वॉइड हो जाएगा। वो इलीगल तो नहीं होगा लेकिन वो वॉइड हो जाएगा, बशर्ते कि मिस्टर सी को इस बात की जानकारी हो कि मिस्टर बी ने पैसा क्यों लिया है। ये तो ऑफकोर्स की बात है, मिस्टर सी को इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर उन्हें नहीं पता होगा तब तो वो बी से पैसा ले सकते हैं। तो व्हाट आई एम सेइंग, अगर कोई मेन एग्रीमेंट इलीगल है तो उसका जो कोलेटरल एग्रीमेंट है वो भी अनएनफोर्सेबल होगा, वॉइड एग्रीमेंट होगा। यहां पर मिस्टर सी मिस्टर बी से अपना पैसा वापस नहीं ले सकते, और मिस्टर बी ने अगर ए को पैसा दे दिया है तो वो भी वापस नहीं ले सकते क्योंकि वॉइड एब इनिशियो है, नो रेस्टिट्यूशन है, और साथ में किए गए कोलेटरल एग्रीमेंट्स भी वॉइड होते हैं। समझ गए क्या बच्चों? इसी पॉइंट पे एक और बात ध्यान रखिए, अगर मेन एग्रीमेंट इलीगल है तो कोलेटरल एग्रीमेंट भी वॉइड होगा, लेकिन अगर मेन एग्रीमेंट वॉइड है ड्यू टू रीजन अदर देन लीगलिटी तो उसका कोलेटरल एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी माइनर को गुड्स सप्लाई करने के लिए आपसे पैसा उधार लिया, तो माइनर और मेरे बीच का एग्रीमेंट वॉइड है क्योंकि उसमें कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं है, तो वो वॉइड एग्रीमेंट है। लेकिन उसको गुड्स सप्लाई करने के लिए मैंने आपसे जो पैसा उधार लिया उसे तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। मैं माइनर से नहीं ले सकता लेकिन मुझे आपको तो लौटाना पड़ेगा। तो आप चाहें तो मैं आपकी जानकारी के लिए लिख दूं, ए और बी इनके बीच में क्या हुआ है, कोई वॉइड एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है ना, और इसने सी से लोन लिया है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा, वैलिड होगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कोलेटरल एग्रीमेंट्स टू इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, बट कोलेटरल एग्रीमेंट्स टू द वॉइड एग्रीमेंट्स आर वैलिड। गॉट द पॉइंट? तो ये इलीगल है, वॉइड एब इनिशियो है, नो रेस्टिट्यूशन है, कोलेटरल एग्रीमेंट्स भी वॉइड होते हैं, और क्योंकि आपने कानून के द्वारा प्रतिबंधित फॉरबिडन काम किया है, इसमें पनिशमेंट और पेनल्टी के भी प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। और एक और लाइन ध्यान रखिए, वैसे तो आपको देखते ही समझ में आना चाहिए, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, ऑल इलीगल एग्रीमेंट्स आर वॉइड, बट ऑल वॉइड एग्रीमेंट्स आर नॉट इलीगल, क्योंकि एग्रीमेंट वॉइड होने के तो और भी कई कारण हो सकते हैं, इलीगल तो उसमें से एक फैक्टर है। So all illegal agreements are void, but all void agreements are not illegal. तो अब illegal को आप पढ़ सकते हैं, मैंने समझा दिया है आपको, एग्जाम्पल दे दिया उन्होंने। कोई इमोरल एक्टिविटी है, अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी है, ब्राउन शुगर परचेज करने का एग्रीमेंट किया गया है, दीज आर इलीगल, ठीक है। स्कोप दे दिया, all illegal agreements are void, however all void agreements are not illegal, ठीक है। नेक्स्ट, नेचर एंड कैरेक्टर,
अब आप इनको पढ़ लेना, मैंने आपको पूरा समझा दिया है। देखिए सी पॉइंट में कोलैटरल ट्रांजैक्शन है, पेनल्टी और पनिशमेंट है, वी हैव टॉक्ड अबाउट। फिर इन्होंने डिफरेंशिएशन दिया है, ये भी आप समझ लेंगे। नंबर 5 पे आइए, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। शॉर्ट में लिखूंगा, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स आर बेसिकली वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, उनमें सब फिट फाइन होता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट कैनॉट बी इन्फोर्स्ड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। हम उसे अदालत में नहीं ले जा सकते बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट, कुछ टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से। मान लीजिए लॉ की रिक्वायरमेंट है कि भाई 2 गवाह के साइन होने चाहिए और उसमें आपने साइन नहीं कराया, या स्टाम्प पेपर पे होना चाहिए, इस तरीके की अगर कोई फॉर्मेलिटीज आपने कंप्लाई नहीं की है, तो जब तक आप फॉर्मेलिटीज को कंप्लाई नहीं करते हैं, दैट विल रिमेन अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट डिस्पाइट कि वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। व्हेन ए कॉन्ट्रैक्ट इज गुड इन सब्सटेंस, लिखा है ना, देखिए, बट बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफेक्ट उसे आप एनफोर्स नहीं करा सकते। फाइन, आसान है। तो चलिए, ये 6 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। वॉइड एग्रीमेंट क्या होता है देखिएगा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट और अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, अब आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बड़ा आसान है, बाय यूज ऑफ वर्ड्स, रिटन ऑब्लिक स्पोकन। जहां कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज फॉर्म बाय यूज ऑफ वर्ड्स वेदर रिटन और स्पोकन। मैंने आपसे कल कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट राइटिंग में भी हो सकता है, वर्बली भी हो सकता है, ठीक है ना, होना चाहिए बस। सो व्हेनेवर अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बाय यूज ऑफ वर्ड्स वी कॉल इट एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, और स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यही होता है, एक्सप्रेस, ठीक है। दूसरा क्या है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इसका अपोजिट हो गया, अदरवाइज देन यूज ऑफ वर्ड्स। तो आप देखिए लिखा है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट इन कॉन्ट्रास्ट कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय इम्प्लीकेशन, जो आपकी एक्टिविटीज से आते हैं। मोस्ट ऑफन द इम्प्लीकेशन इज बाय लॉ और बाय एक्शन, या तो कानून उनको आपके ऊपर लागू करेगा या आपके एक्शन। तो उसमें लिखा है कि इन सो फार एज सच प्रपोजल और एक्सेप्टेंस इज मेड अदरवाइज देन इन वर्ड्स द प्रॉमिस इज सेड टू बी इम्प्लाइड। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप एटीएम में गए, आपने कार्ड डाला, पैसा निकाला, आपने एक टैक्सी वाले को हाथ देकर रोका और आप उसमें बैठ गए, यू डिडंट से एनीथिंग, यू डिडंट आस्क एनीथिंग, ठीक है ना। एक कुली आपका लगेज उठाता है और आप उसके पीछे पीछे चल देते हैं, एज सच कोई डील नहीं हुआ आपके बीच में, लेकिन वो एक्सप्रेस, वो इम्प्लाइड था बाय योर कंडक्ट, बाय योर एक्शंस। तो जहां शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए उसे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। मॉड्यूल में ही एक वर्ड लिखा है, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, नथिंग बट इम्प्लाइड। ये इम्प्लाइड का ही एक सिनोनिम है। देखिए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सिर्फ इन्हीं को डिफाइन किया गया है, सेक्शन 9 और सेक्शन 9, ये सिर्फ एक्सप्रेस और इम्प्लाइड के बारे में ही बात करता है। बट टैसिट कॉन्ट्रैक्ट, कुछ ऑथर्स इसे भी एक कैटेगरी मानते हैं। तो इन्होंने कहा है द वर्ड टैसिट मीन्स साइलेंट, एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो जब कॉन्ट्रैक्ट आपके कंडक्ट से होता है तो फिर हम उसे इम्प्लाइड या टैसिट कहते हैं। आप पढ़ लीजिएगा, इसमें वही लिखा है जो मैंने समझाया। थर्ड इज क्वासी। ध्यान से सुनना,
क्वासी को हिंदी में बोलते हैं अर्ध, आधा। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी है लेकिन है भी। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ऑफर की जरूरत होती है, एक्सेप्टेंस की जरूरत होती है, कंसिडरेशन की जरूरत होती है, वो सब चीजें जो हमने पढ़ी थी। लेकिन क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट मेड बाय ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। मैं पहले आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आपके घर पे कोई ट्रेडर आता है, कोई वेंडर आता है कुछ सामान दिखाने, और वो गलती से अपना कुछ सामान आपके घर पे भूल जाता है। ना उसने ऑफर किया, ना आपने एक्सेप्ट किया, ना उसका कंसिडरेशन डिसाइड हुआ, वो गलती से सामान भूल गया और आपने उसको कंज्यूम कर लिया। आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, ना एक्सप्रेस था ना इम्प्लाइड था। बट क्या इस एग्जाम्पल में आपकी कुछ लाइबिलिटीज होंगी? क्या इस एग्जाम्पल में उस शॉपकीपर के पास आपके अगेंस्ट में कुछ राइट्स होंगे? यस। नाउ द लाइबिलिटीज एंड राइट्स विल अराइज फ्रॉम बाय इम्प्लीकेशन ऑफ लॉ। लॉ आपके ऊपर ये इंपोज करेगा कि भाई वो गुड्स का बेनिफिट अगर आपने उठाया है तो आप उसका पैसा दीजिए, और शॉपकीपर को ये राइट मिलेगा कि वो गुड्स अगर गलती से आपके घर पे भूल गया है तो या तो वो रिटर्न ले या फिर वो आपसे इसका पैसा ले। सो व्हेन कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट एंटर्ड इनटू बाय द पार्टीज बट दीज आर इम्पोज्ड बाय लॉ, कानून के द्वारा उनको उनके ऊपर थोपा जाता है, तो उन्हें हम क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। समझ गए? आपको सड़क पे पड़ी हुई कोई चीज मिलती है तो आप उसके ऑनर तो नहीं, लेकिन उसके ओरिजिनल ऑनर और आपके बीच में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अभी आपकी कुछ लाइबिलिटीज होंगी और उसके कुछ राइट्स होंगे, विल डिस्कस इन डिटेल। लेकिन अगर इफ यू आर फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स तो वो माल आपका नहीं हो गया, एक क्वासी ऑब्लिगेशन है आपके ऊपर, आपकी कुछ लाइबिलिटीज होंगी और जो ओरिजिनल ऑनर है उसके कुछ राइट्स होंगे, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, पढ़ सकते हैं हम। और लास्ट इज ई कॉन्ट्रैक्ट। ये तो बड़ा आसान है, आजकल होने लगे हैं। इसको इसलिए दिया गया क्योंकि आजकल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में इंटरनेट के थ्रू होते हैं, तो उन्हें हम ई कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। लिखा भी है, देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, जिसे आप ईडीआई बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा चेंज, लाइक ईमेल के थ्रू हुआ है, फैक्स के थ्रू हुआ है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मोड अगर होता है तो उसे हम ई कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। वेरी इजी। सो दीज आर 4: एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, क्वासी एंड ई कॉन्ट्रैक्ट। फाइन इनफ? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, एग्जीक्यूटेड एंड एग्जीक्यूटरी। बड़ा आसान है। एज ए नेम सजेस्ट, एग्जीक्यूटेड मतलब कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट, वेयर all the parties have discharged their respective obligations under the contract. That is called executed. Nothing remains to be performed. कुछ भी परफॉर्मेंस बाकी नहीं बचती है। मैंने आपको घड़ी दे दी, आपने मुझे पैसे दे दिए, आपने मुझे फीस दे दी, मैंने आपको कोर्स खत्म करा दिया, पढ़ा दिया। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, कंप्लीटेड कॉन्ट्रैक्ट। ऑन द अदर हैंड, एग्जीक्यूटरी मतलब क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, पेंडिंग परफॉर्मेंस। जिन कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस पेंडिंग होती है उन्हें हम एग्जीक्यूटरी कहते हैं। एग्जीक्यूटरी भी दो तरह का हो सकता है, यूनिलेटरल एंड बायलेटरल। यूनिलेटरल मतलब सिंगल साइडेड, मैंने आपको घड़ी दे दी, आपने अभी मुझे पैसे नहीं दिए, यूनिलेटरल। आपने मुझे फीस दे दी, मैंने अभी कोर्स पूरा नहीं कराया, यूनिलेटरल है। और बायलेटरल एग्जीक्यूटरी क्या है? जहां दोनों तरफ से परफॉर्मेंस अभी पेंडिंग है, अभी सिर्फ एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस हुआ है। जब लॉकडाउन खुलेगा, आप लोग आएंगे, तब मैं आपको घड़ी दूंगा, तब आप मुझे पैसा देंगे, तो वो बायलेटरल होता है। सिंगल साइड परफॉर्म, सिंगल साइड पेंडिंग, यूनिलेटरल एग्जीक्यूटरी। बोथ साइड पेंडिंग, बायलेटरल एग्जीक्यूटरी। व्हाट द पॉइंट? मॉड्यूल में एक एग्जांपल दिया है, इसका मैं समझा देता हूं, थोड़ा टेक्निकल है। किसी बंदे ने न्यूज़पेपर में ऐड दिया कि अगर कोई मेरा लॉस्ट डॉग, कोई मेरा गुमा हुआ कुत्ता ढूंढ के लाएगा, मैं उसे 5,000 रुपए दूंगा। ये एक ऑफर है, उसने ऑफर दे दिया। अब एज सून एज यू फाइंड द लॉस्ट डॉग, जैसे ही आपको वो गुमा हुआ कुत्ता मिलता है, आपने अपना काम कर दिया। Your performance has been completed. अब ये सामने वाले की जिम्मेदारी है कि वो आपको 5,000 रुपए दे, तो इसे यूनिलेटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे, बिकॉज यू हैव परफॉर्म योर पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑब्लिगेशन एंड द अदर साइड इज पेंडिंग, इसलिए उसे यूनिलेटरल कहते हैं। और अगर मियर एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस है, दोनों साइड से पेंडिंग है, तो फिर वो बायलेटरल है। गॉट द पॉइंट? तो आज इतना ही रखते हैं। हमने वेरियस टाइप्स ऑफ एग्रीमेंट्स के बारे में बात की। सबसे पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल एग्रीमेंट,
अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। फिर हमने पढ़ा एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट और ई कॉमर्स या ई कॉन्ट्रैक्ट। और उसके बाद हमने पढ़ा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। पढ़िए इनको मॉड्यूल में से अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में फिर और आगे हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।